ये स्टूडेंट कुछ समय पहले हम लोगों ने चैप्टर 13 स्टडी किया है इस फिजिक्स में, और आज जो है चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी को पढ़ने से पहले ही ये चीज़ तो मैं तो बोल चुका हूँ कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नाम होता है उसको अच्छे से एनालिसिस करिए। जैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है तो इसी से समझ में आना चाहिए। इसमें दो टर्म हैं, पहला सोर्स, दूसरा एनर्जी। तो सोर्स तो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़, जो भी आप चाहते हो, कहाँ से वो मिल रही है या कहाँ से वो जनरेट हो रही है, वो तो सोर्स हो गई। इसी क्रम में एनर्जी को भी आप अगर देखोगे, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो आपकी सोर्स हो गई। अच्छा, अपने डेली लाइफ में किसी भी वर्क को कुछ भी करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एनर्जी की नीड होती है। बिना एनर्जी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आखिर ये एनर्जी फिर आती कहाँ से है, ये सब डिस्कस इसमें करना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मोस्टली एनर्जी इसमें आगे चल के आपको इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल, इन सब चीज़ों को देखने को मिलेगा। तो मेनली एक चीज़ और ये भी मालूम है आपको कि एनर्जी को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी एनर्जी है, अगर वो एक फॉर्म में है, उस एक फॉर्म से उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग किसी और एक्शन को कर सकते हैं परफॉर्म। जैसे अभी देखा जाए, मैंने कुछ हाईलाइट किया है, वी ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम अ हाइट। जब हम लोग किसी हाइट से किसी प्लेट को छोड़ते हैं, अब इसमें हाइट की बात है, जब तक छोड़ा नहीं था हम लोगों ने प्लेट को उस हाइट से, तब तक उसमें कौन सी एनर्जी है, तुरंत आप लोगों को बोलो बेटा, कौन सी एनर्जी है? तुरंत पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगी। क्यों? mgh नहीं पढ़ा, h उसमें हाइट होती है पोटेंशियल एनर्जी में। इसके बाद जब वो वहाँ से हमने छोड़ा तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ओके, अब जब स्टक किया इस ग्राउंड को, ठीक है, तब आवाज़ आई तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी में। कुछ बात समझ में आई? इसी तरह अगर हम लोग कैंडल को जब हम लोग जलाते हैं ना, तो देखा जाए लिखा है हाईली एक्सोथर्मिक। तो कैंडल को जलाने के बाद क्या क्या आउटपुट मिलता है? देखो, किसी भी एनर्जी को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, ये मैं बता रहा हूँ कि आप इनपुट में क्या था, फिर आउटपुट पे क्या मिल रहा है। जो इनपुट में था वो ओरिजिनल बोलोगे, फिर जो ट्रांसफॉर्म होके जो आउटपुट में मिलेगा बोल दोगे वो इसमें से इसमें कन्वर्ट होना। जैसे कैंडल को अगर हम लोग जलाते हैं, ओके, देन ये प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। तब हमें आउटपुट क्या मिलता है? एक तो थोड़ा सा उजाला हो जाता है, लाइट हम लोगों को देखने को मिलती है, ओके, और दूसरी चीज़ थोड़ा सा हीट भी। तो कैंडल को जलाने के बाद, और कैंडल में था क्या भाई, वो जला क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल था, मतलब केमिकल एनर्जी। कैंडल में क्या था? केमिकल एनर्जी। तो कैंडल में केमिकल एनर्जी थी, और जो कि जलाने के बाद कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है। अब इसके बाद तो समझ में आ गया होगा कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही, कैसे क्या कन्वर्जन ज़्यादातर इसमें देखना है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन और होता है कि क्या कोई भी एनर्जी 100% कन्वर्ट हो जाती है? नहीं, 100% कन्वर्ट नहीं होती है, कहीं ना कुछ लॉस तो होता ही है। अच्छा, फिर क्या उस लॉस को हम लोग स्टोर कर सकते हैं? अब इसका आंसर देखने के लिए आप देखोगे, ये रीड करोगे, वाटर हैज़ 100 ml, उसको 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने गर्म किया, उसके बाद किसी रूम में रख दिया। रूम में रखने का मतलब ये रूम टेम्परेचर पर, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में रख दिया। तो आपको पता है जब कोई भी चीज़ हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आती है, तो 75 डिग्री टेम्परेचर से 25 डिग्री टेम्परेचर में कुछ समय बाद वो पानी का लेवल हो जाएगा। तो भाई ये 50 डिग्री टेम्परेचर जो ये एनर्जी थी हीट के फॉर्म में, ये गई कहाँ? तो कहीं ना कहीं लॉस तो हो ही गई। तो क्या उसको हम लोग कलेक्ट करके फिर से पानी को हीट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, इसमें ये समझाया गया। ओके, इसको आप रीड करोगे तो क्या समझ में आया कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि जो यूज़ में एनर्जी नहीं आई है उसको कलेक्ट करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो हाईलाइटेड, इसको रीड करोगे, एनी सोर्स ऑफ एनर्जी भी, जो हम लोग कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी हो उस काम करने के लिए अगर हम लोग उसका यूज करते हैं, तो उसे वो जब एक बार कंज्यूम हो जाता है तो दोबारा हम उसका यूज नहीं कर सकते, उस एनर्जी का दोबारा से यूज़
नहीं कर सकते हैं, ये हाईलाइट करना है अपने बुक में। नेक्स्ट आपको रीड करना है कि व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब सोर्स ऑफ एनर्जी तो ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी शॉप पर जाते हो कोई चीज़ परचेज करने के लिए, ठीक है, एक आपके घर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और सेकंड शॉप आपके घर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो ये ऑब्वियसली आप कहाँ से परचेज करोगे, जो पास वाला होगा। हालांकि उस चीज़ का सोर्स वो दोनों प्लेस थे, 1 किलोमीटर वाला भी और 10 किलोमीटर वाला, लेकिन सोर्स तो दोनों कहलाएंगे, लेकिन गुड सोर्स आपके लिए अच्छा जो होगा वही तो गुड होगा ना। तो गुड सोर्स आपका क्या होगा, जो 1 किलोमीटर नियरली यू। ओके, देन इसी तरह एनर्जी अगर आप कहीं ना कहीं से ओरिजिन से लेते हो, तो वो गुड सोर्स कैसा होगा, किस फॉर्म में। क्या ऐसा तो नहीं आप कहीं सोच रहे हो जैसे शॉप पास में है, दूर में, तो क्या इसमें भी डिस्टेंस का कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें ये होगा जो एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस एनर्जी को लेने में कितना वो ईज़िली एडेप्टेबल है, ठीक है। इस तरह से आप देखो, जब हम लोग किसी भी, जैसे एक एनर्जी सिंपल सी फ्यूल एनर्जी, ठीक है, हमें खाना पकाना है तो कहीं ना कहीं से फ्यूल हमें लेना होगा। अब वो फ्यूल गुड सोर्स होगा या फिर नहीं होगा, जहाँ से भी हमें लेना है, ये किस पर डिपेंड करेगा। देखो, ये हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग, कि भाई हम क्या कहते हैं, हाउ मच हीट डज इट रिलीज, जलाने के बाद कितनी हीट मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग कुक करेंगे अच्छे से, ठीक है। दूसरी, क्या ये ज़्यादा स्मोक जनरेट करेगी, जैसे कहीं ना कहीं स्टोव पे पहले खाना बनता था, अब उससे कहीं ना कहीं बेटर क्या है, गैस। इज़ इट ईज़िली अवेलेबल, पहली चीज़ ऐसा ना हो कि ठीक है स्टोव के प्लेस पर हम लोग गैस पर खाना बनाएंगे, लेकिन ये पता हो कि गैस को लेने के लिए हमें अमेरिका जाना हो, फिर वो गुड सोर्स नहीं होगा। ओके, तो ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस फ्यूल के गुड सोर्स होने पर। दूसरी चीज़ ये भी देखना है, वुड द फ्यूल सिलेक्टेड ऑल्सो डिपेंड ऑन द वर्क टू बी डन, जो काम होना है क्या उस फ्यूल को सिलेक्ट करते समय काम पर भी डिपेंड करेगा, उस वर्क पर भी डिपेंड करेगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वुड वी चूज़ वन फ्यूल फॉर कुकिंग, एक बार खाना बनाना हो तो उसके लिए आप फ्यूल यूज़ करोगे, और अनदर फॉर हीटिंग द रूम इन विंटर, ठंडक में आपको ठंडी लग रही है या फिर ठंडक है, विंटर वेकेशन है, तो वहाँ पर अलग फ्यूल आप यूज करोगे, क्योंकि दोनों का काम तो अलग अलग है। भाई खाना पकाना, खाना खाना है, वहाँ से हमें अपने आप को गर्म करना है, विंटर से बचाना है, तो दोनों तो वर्क तो अलग अलग हैं। अगर अलग अलग वर्क हैं, क्या दो अलग अलग फिर फ्यूल का यूज करना होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अलग अलग तो हमें फ्यूल यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब इस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट हैं, विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट, मतलब अब एक फ्यूल में देखना होगा कि उतने ही जैसे जहाँ पर हमें हीटर का यूज करना हो, अगर अपने आप को गर्म करने के लिए, तो देखना होगा कि पर यूनिट वॉल्यूम, एक तरीके से 1 मीटर के स्पेस में कितनी एनर्जी उससे रिलीज़ हो रही है, कितनी हीट रिलीज़ हो रही है। तो जितना ज़्यादा हीट रिलीज़ हो उतना ज़्यादा हमारे लिए वो अच्छा होगा। लेकिन और दूसरी चीज़, ओके, तो तीसरी चीज़ ऐसा हो एक रूम से दूसरे रूम में हम लोग ले जा सके, मतलब बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें, और इकोनॉमिकल भी हो। इकोनॉमिकल का सेंस ये है कि हम लोग उसको परचेज कर सकें, ठीक है, बेयर कर सकें। अब इसी में इतना समझने के बाद, जैसे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आप समझ लेते हो, फिर ये सारा खेल समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोगों के घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसके लिए कितने सोर्सेस हैं अवेलेबल, और उन सोर्सेस में किस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। इंडिया में, अपने भारत में सबसे ज़्यादा किस सोर्सेस का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो बता दें कि सबसे पहले देखना होगा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखो, कन्वेंशनल का मतलब होता है कि परंपरागत, हिंदी में जो पहले से होता चला आ रहा है वैसे ही। दूसरी चीज़, ये चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है, मतलब पुराने तरीके से, पहले से जैसे सब लोग करते आ रहे हैं। और
तो करना क्या है इसमें, जैसे पहला फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल फॉसिल फ्यूल मीन्स जितने भी आज से करोड़ों साल पहले, मिलियंस वर्ष पहले जो ज़मीन के अंदर आपके फॉसिल फ्यूल पड़े हैं, जो भी लकड़ी वगैरह और सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स ज़्यादातर इकट्ठा हो गए हैं, जो हाईली टेम्परेचर हाईली प्रेशर से कंप्रेस होकर वो नेचुरल गैस फॉर्म में, क्रूड ऑयल फॉर्म में, जहाँ से पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीज़ें हम लोग रिसीव करते हैं, तो वो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं। तो अब फॉसिल फ्यूल में मैंने कहा ना, ये ट्रेडिशनल होता है, मतलब पहले से ही जैसे यूज करते चले आए। तो पहले लोग क्या करते थे, यूज क्या करते थे, लकड़ी का यूज करते थे अपना क्या कहते हैं एज आ फ्यूल, और दूसरी चीज़ कोयले का भी यूज करते हैं। तो देखो कोयला इस समय सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भारत में नंबर 1 पे है। तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के मामले में बहुत तरीके हैं, लेकिन कोयला उसमें सबसे ज़्यादा। आप ये चार्ट देखोगे कि कोयले से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती गई वैसे वैसे कोयले का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ता गया, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब जाकर बहुत सारे आप देखोगे इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ वगैरह में ज़्यादातर पेट्रोलियम वगैरह का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम इन द सेंस जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें। तो लेकिन ये सारे के सारे जो फ्यूल्स हैं मिलियंस ईयर एगो बने हुए थे। दूसरी चीज़, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल, मतलब दोबारा से फिर ये नहीं बन सकते। ऐसा नहीं, आज ऐसा तो है नहीं कि आज भाई ज़मीन के अंदर से, ठीक है, पेट्रोलियम को हम लोगों को फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में जो था वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर कल को उसमें फिर से जाकर इकट्ठा कर दें, जमा कर दें, ठीक है। इसी में दूसरी चीज़, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ये तो है ही है, हैज़ अदर डिसएडवांटेज भी इसके हैं, जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, एयर पोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। जैसे जब कोयला जब जलता है तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने जलते हैं, और इन सब के जलने से कार्बन के ऑक्साइड बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, और ये सब जितने कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर, तो एसिड रेन होता है, इसी से एटमॉस्फेयर में जाके फिर एसिड रेन होता है, और एसिड रेन से ही क्या होते हैं, जितने भी, जैसे ताजमहल तो पता है ना, उसका कलर पीला होता जा रहा है ना, तो ये एक तरीके से कोरोजिव नेचर का होता है, मतलब पत्थर होंगे, घर की दीवारें होंगी, अगर वहाँ एसिड रेन हो रहा है तो वो सब धीमे धीमे कोरोजन की वजह से ख़राब होते जाएंगे। दूसरी चीज़ कि एक चीज़ और, अब बात आती है कि ये सब जो पोल्यूशन हो रहा है इस फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है। देखो बेटा, 2 मेथड हैं इसको कम करने के, रिड्यूस करने के। एक तो या तो सबसे ज़्यादा जो ख़राब गैस निकलती है, जब जो भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम है, ये सब पूरी तरह बर्न नहीं होती है, पूरी तरह यूज नहीं होती, पूरी तरह जलती नहीं है। जैसे इसीलिए कहा जाता है ना, जब आप क्या कहते हैं, कहीं पर भी जाओ, अगर आप बाइक लेकर जाते हो तो अगर रोक कर खड़े होने के बाद आप उसको, बाइक को बंद करके खड़ा हो। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप खड़े रहते हो तो उस समय आपका पेट्रोल जो है पूरी तरह जल नहीं पाता है, उसी को कहते हैं इम्परफेक्ट बर्निंग। जब पूरा नहीं जल पाता है तो वहाँ से, जिस तरह से लकड़ी अगर पूरी नहीं जलती है तो स्मोक निकलता है ना, ऐसे वहाँ से तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि बहुत ही पोल्यूटेंट है, मोस्ट पोल्यूटेंट, पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा उसका। तो एक तो हम लोग जो कंबंशन है, जो चीज़ जलाते हैं उसको परफेक्ट बर्निंग करके, मतलब कंबंशन की एफिशिएंसी को हम लोग इंक्रीज़ कर दें, समझ में आया, मतलब अच्छे से जलाएं अगर इस लैंग्वेज में बोले। और दूसरी चीज़, दूसरा तरीका है, जो भी फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हो रहे हैं गैसेस और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस और ऐश, इन सब को किसी तरह हम लोग रोक दें, ठीक, फिर ऊपर जाए, एक तरीके से छन कर ऊपर जाए, फिल्टर होकर ऊपर जाए। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पर बस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह हम एक एनर्जी का यूज़ दूसरे एनर्जी में कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं ऐसे ओरली बोल दूँ। देखो बेटा, यहाँ पर
ये जो कुकर है ना, कुकर में हम लोग हीट दे रहे हैं और अंदर पानी है, वो बॉयल होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। वो पाइप से फिर ये फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन पे जाएगा तो विद वाटर पाइप के थ्रू एयर मतलब स्टीम से वो फ़ैन मूव करेगा। जब फ़ैन मूव करेगा तो डायनामो जानते हो ना, डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो डायनामो को हमें मूव कराना होता है। तो इसकी हेल्प से बाइंड है ये और ये मूव करेगा, फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से बल्ब जल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं डायनामो क्या करा, वर्क किया, मूव किया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी तो बल्ब जली। और इस तरह से अगर पूरी तरह प्रोसेस देखें तो बहुत प्रोसेस इसमें, बहुत सारे कन्वर्जन है। आप देखोगे खुद इनपुट क्या दिया था, मेनली हम लोगों ने हीट दिया था, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हुआ, वो बॉयल होने लगा, ठीक है, और बॉयल होके फिर आया यहाँ पर, फिर टरबाइन मूव करने लगी। तो एक तरीके से टरबाइन का मूव करना मैकेनिकल एनर्जी। पंखा अगर मूव कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी। कार अगर चल रही है तो किसकी वजह से, फ्यूल की वजह से, तो फ्यूल में केमिकल एनर्जी था, कार चल रही है मतलब मैकेनिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन उसका चलना मतलब मूव करना होता है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर यही है हाईलाइटेड है ना, डायनामो कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, थर्मल नाम क्यों, क्योंकि इसमें कोयले को हम लोग जलाते हैं। कोयले को जलाने से जो हीट उससे रिलीज़ होती है, फिर उस हीट से किसी एक तालाब में पानी होगा, उस पानी को गर्म करेंगे, फिर इसी तरह जैसे ऊपर पढ़ा, उस पानी जब गर्म होगा तो स्टीम जो होगा ना, उस स्टीम से किसी न किसी टरबाइन पे मूव कराएंगे, फिर डायनामो होगा, डायनामो मूव करेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा सोर्स है भारत में। और इसी तरह आज जो आप घर पे बैठ के टीवी फ्रिज चला रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट की हेल्प से, तो करंट इसी की हेल्प से आ रहा है, थर्मल पावर प्लांट। ओके, तो इसमें क्या था, थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन फिर वही देखा जाए, मेन चीज़ मैकेनिकल वर्क हुआ, टरबाइन मूव की, डायनामो मूव किया, तो डायनामो मूव किया, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन अगर बिल्कुल मेन इनपुट देखा जाए तो केमिकल एनर्जी थी इस कोल में, फॉसिल फ्यूल में। ओके, तीसरा है हाइड्रो पावर प्लांट्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रो पावर प्लांट्स। हालांकि पहले बता दूं हाइड्रो पावर प्लांट में होता क्या है, बेसिकली मैं बताता हूं, कि बाकी आप रीड कर लेना, थोड़ा सा मैं बता दूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग, जो वाटर अगर फ्लो कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। वाटर अगर रुकी हुई है किसी हाइट पर तो पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा, वाटर अगर हाइट पर रुकी हुई है, जब उसको हाइट से नीचे की तरफ अगर छोड़ते हैं तो उसमें स्पीड आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और नीचे अगर टरबाइन का फैन लगा होगा, फैन मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब टरबाइन का फैन मूव करेगा तो खुद सोचो, फिर आगे अगर आप डायनामो से बाइंड कर देते हैं, फिर वो मूव करेगी, वो मूव करेगी, तो आगे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, करंट आ जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। तो इस तरह से पूरी मैकेनिज्म है हाइड्रो पावर प्लांट में। तो अब हाइड्रो पावर प्लांट में बेसिकली यही हुआ ना कि आप पानी को किसी हाइट पर स्टोर करो, तो हाइट पर स्टोर करने के लिए हम लोग डैम बनाते हैं। डैम ऊपर हम लोगों ने बनाया, तो बनाकर वहाँ पर जब वो राइज करने लगता है पानी, जब राइज करेगा हाइट इंक्रीज़ होगा। जब हाइट इंक्रीज़ करता है तो एमजीएच की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। जितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगा, जब अचानक उसको छोड़ते हैं नीचे की तरफ मूव करता है, तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और उस एनर्जी की हेल्प से टरबाइन मूव करेगी, फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से देखें तो फिर से वही पानी बारिश की हेल्प से फिर से डैम में पानी आ जाएगा। हम लोग उस एक तरीके से डैम के पीछे रिजर्वायर जो बना होता है जहाँ पानी कलेक्ट करते हैं, उसे रिजर्वायर बोलते हैं। तो फिर से रेन की हेल्प से बारिश होगी तो पानी कलेक्ट फिर से हो जाएगा। देखा जाए ये ख़त्म नहीं होने वाला है, जब जब बारिश होगी वो भर जाएगा, फिर से हम लोग अपना ये काम चालू कर देंगे, जनरेट हो जाएगी। तो एक तरीके से ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हुई। ओके, अब देखा जाए, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि डैम बनाना, डैम बेसिकली वहीं कुछ लिमिटेड नंबर ही डैम बनते हैं, ज़्यादातर जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं। और पहाड़ी एरियाज़ में जब डैम बनते हैं तो वहाँ कुछ दिक्कतें भी आती हैं। कभी कभी जो लोग वहाँ पर झोपड़पट्टी वगैरह में रहते हैं ना, वो सब अचानक पानी के बढ़ने से लोग वो सब डूब जाते हैं, और कुछ वहाँ पर जो भी वेजिटेशन होते हैं वो भी डूब जाते हैं, जिसकी वेजिटेशन की वजह से जब वो डूब जाता है वेजिटेशन, जितने प्लांट्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें वो एनारोबिक रिएक्शन
एनारोबिक कंडीशन से, एनारोबिक रेस्पिरेशन और मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सब प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है तो सड़ने लगता है। जब वो सड़ने लगेगा तो मीथेन गैस रिलीज होगा, जो कि वो भी एक कॉज है ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। और इसीलिए इन सब के अपोजिशन में कुछ लोग, जब ये सब बनता है, जब ये कंस्ट्रक्शन जब इसका होता है तो कुछ लोग अपोजिशन में आ जाते हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एक है टेहरी धाम, ओके, एक है टेहरी धाम ऑन द रिवर गंगा पे, और इसी तरह एक केस है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है रिवर नर्मदा पे। यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमेशा केस चलते रहते हैं। तो ये तो आपको 2 केस याद रखना है, पेपर में आ सकते हैं। बाकी जितना समझाया उसको आपको नोट करना है। नोट डाउन करने के बाद फिर नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं।